कायम दुनिया सारी, कौन इसे झुटला पाया। लाख बार गिरे चींटी पर, पर्वत पर चढ़ना जारी है। बूढ़े पीपल की शाखों पर चिड़िया का मजबूत घरौंदा, कहने को शाखों से उसकी पत्ते झड़ना जारी है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं साहित्य की। जीवन में उम्मीद की सबसे सुंदर पाठशाला है प्रकृति, जो हमें धीरज सिखाती है, संयम सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। और इसी जीवन का एक सुंदर दर्पण है साहित्य की, जहाँ शब्दों के माध्यम से हम आपको प्रेरित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस सप्ताह क्या कुछ आ रहा है आपको प्रेरित करने के लिए। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे इस समय के चर्चित कवि और गीतकार गीत चतुर्वेदी जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब जनजातीय गौरव, और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के पुस्तकालय। रास कहाँ आए उसे बने बनाए रास्ते, हर सफ़र तय किया उसने उल्टे चलकर। उसे समझने के लिए उतरना होगा कुदरत की रूह में। आज महफिल में आया है लफ्ज़ों का ऐसा जादूगर। आज जीवन यात्रा में लफ्ज़ों का जो जादूगर, कारीगर हमारे साथ हैं, उन्होंने बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत से हिंदी पाठकों की नब्ज़ को पकड़ा है, उनके दिलों में उतरे हैं। ख़ास बात यह है कि उनके दिल में समंदर और मीठे पानी की नदी एक साथ बहती है। आइए जीवन यात्रा में आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध गीतकार, कवि, उपन्यासकार गीत चतुर्वेदी जी से। आज जीवन यात्रा में हम जिनसे मिल रहे हैं, उन्हें खुशियों के गुप्तचरों का पता मालूम है। वो अपने आप को अधूरी चीज़ों का देवता मानते हैं, और उनके सिम सिम कहते ही रचनाओं का, साहित्य का एक सुंदर संसार हमारे सामने आ जाता है। जीवन यात्रा में मिल रहे हैं साहित्यकार गीत चतुर्वेदी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। बहुत धन्यवाद आपका रजनी जी। गीत चतुर्वेदी, गीत नाम आपको किससे मिला? इतना सुंदर नाम, साहित्य की इतनी सुंदर विधा, किसने दिया आपको ये नाम? ये नाम तो मुझे मेरे पिता ने दिया, और जैसा मैं जानता हूँ कि मेरे जन्म लेने से पहले ही उन्होंने मुझे ये नाम दे दिया था, क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने सोच रखा था कि अगर एक पुत्र होगा तो उसका नाम गीत रखेंगे। ये बात उन्होंने मुझे बताई भी थी, और अपने जन्मने के बरसों बाद मैंने अपने पिता की डायरी देखी थी, जिसमें उन्होंने मेरी जन्म तिथि के दिन लिखा था। उनकी डायरी की एंट्री थी सिर्फ इतना, आज हमें गीत मिला। तो उसे देख करके मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली। चूँकि मेरे पिता का संबंध किताबों से भी था और संगीत से भी था, वो बहुत अच्छा संगीत बजाते थे। तो मुझे लगा कि उन्होंने जो मेरा नाम रखा, कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा होगा कि जिस गीत को हम गुनगुना रहे हैं, ये आगे चल के संगीत में ढले, शब्दों में ढले। सांगीतिकता का वो वादा तो मैं भले पूरा कर पाया न कर पाया, लेकिन मैंने सोचा कि शब्दों का वो वादा मैं ज़रूर पूरा करूँगा। और वो शब्द मिठास घोल रहे हैं हमारे भीतर, हमारे जीवन के भीतर। हाँ। मुंबई के शहर से आप। जी हाँ। खारा समंदर का पानी जहाँ होता है लेकिन शब्दों में खूब मिठास है। तो कैसे आप भोपाल तक पहुँचे? एक लंबा सफ़र आपने तय किया? हाँ बिल्कुल, मुंबई में मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद रोज़गार के सिलसिले में, नौकरी पाने के सिलसिले में मैं उत्तर भारत के कई शहरों में आया। अपने जीवन की युवावस्था मुंबई में गुजारने के बाद, एक निश्चित समय गुजारने के बाद, और जैसा कि आम तौर पर होता है भारत में कि लोग दूसरे शहरों से, छोटे शहरों से काम के लिए मुंबई जाते हैं, मेरे साथ उल्टा हुआ। मैं मुंबई से निकला और दूसरे छोटे शहरों की तरफ आया। तो मैं ऐसा कहता हूँ कई बार कि मैंने अपनी यात्रा उल्टे चल कर के की है। तो इस पर मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ इसमें कि मैं मीठा नहीं बोल पाता क्योंकि मैं नदियों से नहीं आया, मैं समंदर से आया हूँ। समंदर के शहर में जन्मा और नदियों के शहरों में भटका, मैंने अपनी सारी यात्राएं उल्टे चलकर की हैं। वाह! मुंबई शहर में आप रहे, जो इमारतों का शहर कहा जाता है, भाग दौड़ का शहर कहा जाता है, लेकिन जब आपकी रचनाएं हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसमें प्रकृति का जो जिक्र मिलता है, ऐसा लगता है कि आप तो जंगल में ही रहते हैं
पहाड़ों जंगलों के बीच ही आपका जीवन गुजरता है, तो ये कैसे हुआ? देखिए, ये बात तो सच है कि एक उम्र तक तो मैंने ठीक से खेत भी नहीं देखे थे, क्योंकि उन्हीं अट्टालिकाओं के बीच, कंक्रीट के जंगल के बीच, जो कि मुंबई एक शहर इसी तरह का है, वहाँ मेरा परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी के भीतर उन्हीं चीज़ों की इच्छा बलवती होती है जो चीज़ें उसके आसपास या उसके पास नहीं होती। तो प्रकृति का जो सानिध्य है वो मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं किताबें पढ़ता था, मैं संगीत सुनता था, सिनेमा भी देखता था, तो प्रकृति बहुत आकर्षित भी करती थी। शुरुआती मौका जो मुझे मिला मेरी किशोरावस्था के दिनों में, हम एक आंदोलन से जुड़ गए थे और उसके कारण मुंबई के जो आसपास स्थित आदिवासी इलाके हैं वहाँ जाकर काम करने का मौका मिला। देखिए, ये मुंबई में रहते हुए हमारे बहुत सारे मित्र भी नहीं जानते थे कि मुंबई के आसपास आदिवासी इलाके हैं। जवाहर, मोखाड़ा, वाड़ा, तलासरी, ठाणे जिले के ये जो कस्बे हैं या गांव हैं, ये अपने आप में उस एक बड़े आदिवासी केंद्र हैं उस जगह के। जो वारली चित्रकला, वारली लोक कला जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो ठाणे जिले के इन्हीं अंचलों से निकली है, मुंबई के बिल्कुल बगल से। तो मुंबई में भी प्रकृति भरपूर है, प्रचुर मात्रा में है, बशर्ते एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन मैंने तो उन इलाकों में जाके एक्सप्लोर किया और प्रकृति के साथ अनुराग, उस वर्ग के लिए काम करने की जो इच्छा है वो अंदर जुटती गई। और फिर जब मैं उत्तर भारत में आया तो यहाँ तो कई जगहों पर, खासकर पहाड़ में रहने का, उत्तर भारत के कुछ वनों में, उपवनों में, जंगलों में रहने का अवसर मिलता गया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रकृति, हम प्रकृति की सूक्ष्मता हैं और प्रकृति हमारा विराट है। तो अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं, मैं को जानना चाहते हैं, तो जब तक प्रकृति को नहीं जानेंगे, जब तक एक पेड़ को नहीं जानेंगे, जब तक पानी को नहीं जानेंगे, जब तक मिट्टी को नहीं जानेंगे, तब तक आप खुद को जान ही नहीं पाएंगे। बहुत सुंदर बात। गीत जी, आपकी किताबों के भीतर की रचनाएं तो सुंदर होती हैं, उनके जो शीर्षक होते हैं, खुशियों के गुप्तचर, अधूरी चीजों का देवता, या सावंत आंटी की लड़कियां, ये शीर्षक कैसे चुनते हैं आप? अगर मैं खुशियों के गुप्तचर की बात करूं, कौन है वे गुप्तचर? बहुत सारे लोग हैं हमारे जीवन में जो हमें खुशियां देते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ बिल्कुल देखते भी नहीं हैं, उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल साधारण किस्म के हैं, तो वो बिल्कुल सामने सामने आकर के खुशियां नहीं देते हैं। देखिए, माता पिता, भाई बहन, मित्र, बंधु, ये सब तो हमें सामने सामने आकर के खुशियां देते हैं, हमारे साथ उनका एक खुशियों का, दुख का नाता होता ही होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक पेड़ आपके घर के पास लहराता हुआ एक पेड़, वो आपको खुशियाँ दे रहा है, आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। वो आपके जीवन में खुशियों का गुप्तचर, सीक्रेट एजेंट हो सकता है, जो बहुत गुप्त तरीके से खुशी की सप्लाई कर देता है। सड़क किनारे चलने वाली एक बूढ़ी औरत, जिसको देख करके आपको अपनी दिवंगत माँ की स्मृति आ जाती है और अचानक आप देखते हैं कि वो मुस्कुरा रही है, तो उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट आपको अपनी माँ की स्मृति में लेकर के चली जाती है, आपको कुछ अच्छे दिनों की स्मृति जाग जाती है। वो एक गुप्त एजेंट है जिसने आपके जीवन में खुशियों की सप्लाई कर दी है। तो मेरी नज़र में ये लोग जो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन अचानक एक सीक्रेट एजेंट की तरह आते हैं और कुछ पलों की खुशियां दे के चले जाते हैं, वो खुशियों के गुप्तचर हैं। तो पूरी कविता भी इसी तरह के कुछ चरित्रों को ही केंद्र में रख के लिखी थी, खुशियों के गुप्तचर। और सिम सिम उपन्यास का जन्म कैसे हुआ? इसका विषय तो बड़ा अलहदा है, जिसमें दुख भी है, स्मृतियाँ भी हैं, और कई पाठकों ने और कई साहित्यकारों ने इसे स्मृतियों का काव्य कहा है। हाँ, इसका जन्म कैसे हुआ? देखिए, इसकी कहानी बहुत पुरानी है, 1998 की बात है। तब मैं बिल्कुल यंग था और कविताएं तो लिखने लगा था मैं, और कविताएं छपती भी थी। मैंने एक लंबी कविता उस समय लिखी, सिंधु लाइब्रेरी। तो मेरे जो वरिष्ठ कवि थे उन्होंने उसकी बड़ी सराहना की, बड़ी शाबाशी दी कि बड़ी अच्छी कविता है, और मैं उसे पढ़ता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ अधूरापन है,
वो पूरी कविता जो है ना, पाकिस्तान से विभाजन के समय सिंध से भारत आए, खासकर मुंबई में आए हुए शरणार्थियों की कहानी कहती थी कि कैसे उन्होंने अपने दुखों की गठरी को अपनी पीठ पर लादे रखते हुए भी जिंदगी के संघर्ष में कदम पीछे नहीं खींचे, लगातार लगे रहे और विपन्न, सब कुछ खो देने वाला एक समुदाय अपनी अध्यवसाय से, अपनी मेधा से, अपने श्रम से किस तरह वो एक फिर से एक संपन्न समुदाय में परिवर्तित होने लगा। ये उस पूरी कविता की जिस्ट थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये अधूरी है, पूरी नहीं है। तो 2007 में मैंने उस कविता को एक कहानी में कन्वर्ट कर दिया। कहानी का नाम सिम सिम। बहुत लोगों ने उस कहानी को पसंद किया, सभी ने उसकी मतलब हौसला अफजाई इस तरह से की कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 2016 में उस कहानी के अंग्रेज़ी अनुवाद को पेन अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्थाओं में से है, उसने इसे पेन हैम ट्रांसलेशन फंड अवार्ड किया, ग्रांट दिया उसे। मेरी जो ट्रांसलेटर अंग्रेज़ी की हैं अनीता गोपालन, उन्हें उस मौके पर इस कहानी को या उस नॉवेला को फिर से पढ़ने का मौका लगा और मुझे लगा अरे ये तो फिर से अधूरी है। हम लोगों ने बातचीत की, सब तय किया कि इसको हम विस्तार दे सकते हैं और इसको हम जो छूटे हुए पहलू हैं सिंध के वो जोड़ सकते हैं जी। तो नया सिम सिम जो उपन्यास के रूप में वो सिंध से आए हुए लोगों की त्रासदियों का वर्णन है। वो एक साथ स्मृति के धरातल पर चलता है, यथार्थ के धरातल पर चलता है और कल्पना के धरातल पर चलता है। जी। तो ये कह सकते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा किताबों की बातें हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि ये किताबों को समर्पित एक शोक गीत है, क्योंकि जी। उसमें किताबों का दुख भी इस तरह से वर्णित है। जब उसमें मुख्य चरित्र मुंबई की गलियों में भटक रहा होता है 1949, 50, 51 के आसपास, तो उसे एक दरवेश मिलता है सड़क पर और उससे कहता है कि तुमने जो कुछ खोया है वो तुम्हें किताबों में मिलेगा। वाह। तो कैसे हम अपने खोए हुए जीवन को किताबों में लिखे हुए शब्दों में खोजते हैं, ये कहीं न कहीं उस पूरी अनुभूति की किताब है। जैसा कि इसमें जिक्र है सिमसिम में बहुत सारी किताबों का, और आपने कहा कि एक दरवेश मिले थे जिन्होंने बताया नायक को। कोई किताब किसी दरवेश की तरह आपके जीवन में कभी आई है जब आपको बहुत ज़रूरत महसूस हुई हो? ऐसी कोई किताब रही हो जिसको पढ़ के आपको लगा हो कि नहीं, एक नया हौसला मिला है? ऐसी बहुत सी किताबें हैं। एक किताब, मतलब मैं कई सारी चीज़ों में तो एक निष्ठ हूँ, लेकिन किताबों के मामले में, लेखकों के मामले में एक निष्ठ नहीं, क्योंकि बहुलतावादी जी, हूँ जी। मैं। बहुत सारी किताबें हैं जिन्होंने मुझे इस तरह से प्रभावित किया। सबसे पहले तो मैं वेदव्यास रचित महाभारत को बहुत बड़ी किताब, दुनिया की सबसे शानदार, सबसे करिश्माई किताबों में से एक मानता हूँ। जब भी मुझे इस तरह की परेशानियाँ हुई हैं, मैंने महाभारत का कोई न कोई खंड, कोई न कोई पर्व खोल करके पढ़ा है। उसने लेकिन पुराणों पे लिखा नहीं आपने, मतलब जो आज एक नया दौर चला है अपने पुराणों को फिर से खंगालने का, नए संदर्भों के साथ, नए प्रसंगों के साथ, आपने मेरे निबंधों में हाँ। जो अधूरी चीज़ों का देवता जी, जी, और जी। टेबल लैंप में जो निबंध संकलित हैं, उनमें प्रकारांतर से रामायण, महाभारत और वेदों की कई कहानियाँ आती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें, ये जो प्राचीन भारतीय साहित्य है और जिससे मुझे बहुत लगाव है, ये ना हमारे आधुनिक परिप्रेक्ष्यों को समझने की कुंजी दे देता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है, तो उनका कई बार मैं जिक्र करता हूँ या उनसे कुछ निष्कर्ष निकालने की या किसी विशिष्ट समाधान तक पहुँचने का प्रयास अवश्य करता हूँ। वेदों को लेकर के मैं तो एक ऐसा कुछ ऐसी कोई चीज़ लिखना चाहता था जो पूरी तरह से वेद का समय और आज के समय को पैरेलल करते हुए चले, लेकिन भविष्य में कभी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फिर से लौटे आपकी कविताओं की तरफ, जो आपकी कविताएं हैं उसमें जो
आपकी लालसा होती है, उस लालसा से कई लोग जुड़ जाते हैं। जैसे घर एक कविता है जिसमें आप प्रकृति का सानिध्य चाह रहे हैं और उसमें कुदरत की भी बात है, और केवल कुदरत में पेड़ पौधों की बात नहीं है, आसपास के जो कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं उनकी भी बात है। क्या वो कविता आज यहाँ? हाँ, मैं आपको एक उस कविता का शीर्षक है विरुद्धों का सामंजस्य। हाँ। तो देखिए, ये घर का एक कमरा है, दृश्य ऐसा बनता है, एक कोने में छिपकली रहती है, दूसरे में मकड़ी ने बना रखा है जाला, तीसरे कोने में चिड़िया का घोंसला आबाद है, चौथे से नीचे उतरती हैं चींटियां। सबने मिल के थाम रखी है मेरे घर की छत, वरना ये कब की गिर जाती, वाकई गीत चतुर्वेदी जी की कविताओं में प्रकृति का आदिम नाद है, और यही नाद, यही आवाज़ सुनाई देती है हमें हमारी जनजातीय संस्कृति के भीतर, जो प्रकृति की उपासक है, प्रकृति की प्रहरी है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज की युवा पीढ़ी को हमारी जनजातीय संस्कृति के गौरव से जोड़ा जाए। और आज पुस्तक चर्चा में एक ऐसी ही पुस्तक आ रही है आपके सामने, बता रहे हैं महेश दर्पण जी जनजातीय गौरव के बारे में। ये पुस्तक प्रकाशित हुई है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से। आइए देखते हैं पुस्तक चर्चा। जनजाति गौरव, यह पुस्तक सच्चिदानंद जोशी और सत्येंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित यह चित्रमय पुस्तक बेहद सुरुचिपूर्ण और सामान्य कीमत पर उपलब्ध है। जनजाति क्रांतिकारियों का स्वातंत्र्य संग्राम व अपने समुदाय के उत्थान में कैसा योगदान था, ये दिखाने के लिए 75 नेतृत्वकारी व्यक्तित्वों पर यह पुस्तक प्रकाश डालती है। अंग्रेज़ों की अतिक्रमणकारी नीतियों के विरुद्ध आक्रोश और प्रतिरोध की आग लगाने वाले आदिवासी नेताओं ने अपनी लड़ाई तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया और टांगिया के बल पर ही लड़ी। सामान्य से हथियारों से भी उन्होंने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिए। 1857 से भी पहले इन लोगों ने अपने जौहर दिखाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ में हजारों भील आदिवासियों को अंग्रेज़ों ने भून डाला था। दुखद यह है कि इतिहास में इस बड़ी घटना का जिक्र कम ही मिलता है। स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को तरीके से लिखे जाने की आवश्यकता ऐसी घटनाएं बताती हैं। प्रस्तावना में सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि जनजाति वीरों की जानकारी और महापुरुषों की जीवनी बेहद प्रेरक है और आज के युवाओं को पढ़नी चाहिए। अंग्रेजी राज से पूर्व पहला अध्याय है और 10 अध्यायों की इस पुस्तक में आरंभिक संग्राम, प्रथम महासंग्राम 1857 और 1857 महासंग्राम के उपरांत चौथा अध्याय, इसके बाद स्वातंत्र्योत्तर संग्राम का द्वितीय चरण और फिर कला, साहित्य और संस्कृति में योगदान, स्वतंत्र भारत में योगदान और स्त्री शक्ति का योगदान, संत सन्यासियों का योगदान और समाज सेवियों का योगदान। 10 अध्यायों में विभक्त यह पुस्तक बताती है कि कैसे आदिवासी जनजाति नेताओं ने देश का नेतृत्व किया। राणा पूंजा भील हल्दी घाटी में राणा प्रताप के साथ थे और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की नीति प्रारंभ की। राणा की उपाधि महाराणा से पाई और भील बालक दूत का बलिदान की कहानी भी इस पुस्तक में है। आरंभिक संग्राम तिलका मांझी, नंतराम नेगी, तक्कल चंदू, रामा हप्सी सहित 12 नायकों का था। 1857 के नायकों में टट्टिया भील, भीमा नायक, नीलांबर पीतांबर, रघुनाथ सिंह मंडलोई और रामजी गौंड सहित 14 नायकों की कहानी है। टंट्या ने प्रतिकार आंदोलन छेड़ा और 1889 में उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के उपरांत शंभुधन फुंगलो, बिरसा मुंडा, गुंडाधर, नानक जी भील सहित
10 व्यक्तित्वों की कहानी एक अध्याय में बताई गई है। बिरसा ने जल, जंगल और ज़मीन तथा स्वत्व की रक्षा का संघर्ष प्रारंभ किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ रांची जेल में 1900 में उन्हें मार दिया गया। स्वातंत्र्य संग्राम द्वितीय चरण में देवजी भाई चौधरी, लक्ष्मण नायक, मौजे, रीबा सहित 6 जन नायकों की गाथा गाई गई है। नाग्या महादू कातिकारी ने चिरनेर जंगल में 1930 में गांधी से प्रभावित होकर सत्याग्रह में भाग लिया और शहीद हुए। कला, साहित्य और संस्कृति, स्वतंत्र भारत में समाज सेवा और जनजाति गौरव के प्रतीकों का योगदान तथा संत सन्यासियों का योगदान इस पुस्तक में अलग से उल्लेख किया गया है। स्त्री शक्ति में रानी दुर्गावती, फूलो झानो, नूरा सेला, गौरा देवी सहित अनेक नायिकाओं की गाथा है। फूलो झानो बहनें अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए शहीद हुईं। इस पुस्तक को आज युवा पाठकों को ही नहीं, हर उम्र के पाठकों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई में जनजाति गौरव की क्या भूमिका रही है, इसे पहचाना जा सके। शब्दों के आगर की सुरभि मन आंगन में बिखरती रही, एक किताब खुली रजनीगंधा सी और सारी रात महकती रही। किताबें हमारे मन पर जमी काई को मिटा देती हैं, हमारे मन को एक खुशबू से भर देती हैं। और अगर इन किताबों का बुलावा ताल तलैयों के शहर भोपाल से हो तो ये किताबें और भी ख़ास हो जाती हैं। आज किताबों की दुनिया में आपको लिए जा रहे हैं भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में। हमने बात की यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन से, यहाँ के केंद्रीय पुस्तकालय के प्रभारी डॉक्टर किशोर शिंदे से और यहाँ की तकनीकी सहायक जयंती शाह जी से। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। मध्य प्रदेश का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में लगभग 28 विभागों को संचालित करते हैं और जो कोर्स बच्चों को हम ऑफ़र करते हैं वो रोज़गार परक कोर्स हैं, जिसमें बच्चे हमारे पढ़ने के उपरांत यथाशीघ्र रोज़गार पाते हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पास आज लगभग 450 संबद्ध महाविद्यालय भी हैं और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय धीरे धीरे अपने मुकाम की तरफ, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक परिकल्पना है कि हम अपने बच्चों को रोज़गार परक शिक्षा देते हुए भारत का श्रेष्ठ नागरिक बनाएं, ऐसी संकल्पना लेके हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का जो प्रमाइसेस है उसमें मैनेजमेंट, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, योगा, मनोविज्ञान, खेल, ये प्रमुख विषय बहुत तत्परता से और बहुत ही डिमांड के साथ हमारे यहाँ चलते हैं। निकट भविष्य में, फ्यूचर में हमारा प्लान रहेगा कि हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को हर प्रकार से डिजिटलाइज करें। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय 1971 में गांधी भवन में स्थापित हुआ था। उसके पश्चात 1977 में इसको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में, जो होशंगाबाद रोड अभी नर्मदापुरम रोड है, उसमें स्थानांतरित किया गया और वहाँ से बिल्डिंग जो 24,000 स्क्वायर फुट में बनी हुई है, जिसमें अलग अलग कक्ष बने हुए सेक्शन से, तो स्टैक रूम सेक्शन से या फिर स्टडी रूम है, थेसिस सेक्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन है, यहाँ पे आ गया। एक रिच सोर्स वो अवेलेबल है प्रिंट में, लेकिन हमारा अद्यतन जो आधुनिकता की तरफ बढ़ना है तो आज इंफॉर्मेशन या सूचना तकनीकी के माध्यम से अगर देखते हैं तो हमने उस तरफ एक कदम बढ़ाया कि जिसमें लाइब्रेरी का नेटवर्किंग एक बना के
तो जो ई रिसोर्सेस है या ई कंटेंट है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने इन्फ्लिपनेट के साथ में जो एक इंफॉर्मेशन फॉर लाइब्रेरी नेटवर्किंग, तो जिसमें लाइब्रेरी का नेटवर्क है, उसके जितने सुविधाएं हैं, जो अपना शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, शोध शुद्धि है, शोध सिंधु है, और इन सबको मिला के शोध चक्र जो बनता है, तो इसका आयाम या उसका एमओए हुआ है सेंट्रल लाइब्रेरी से, और सारी सुविधा हमने उपलब्ध करा दी है। लाइब्रेरी का जितने किताबें है वो ई ग्रंथालय वर्जन 4 जो एनआईसी द्वारा प्रदत्त है, तो उसके माध्यम से हम सारे बुक्स का जो रिकॉर्ड्स है वो छात्रों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास में डेलनेट है, और अभी शोध चक्र का जो एमए हुआ है, इससे हमारी जो ऑटोमेशन है, मतलब चक्र के लिए शोध चक्र मतलब एक रिसर्च लाइफ साइकिल है, उसके माध्यम से अभी हम इरेंस के माध्यम से, जो इंडियन रिसर्च एक नेटवर्किंग है या नेटवर्क है, तो उसका डेटाबेस बना हुआ है जो ऑनलाइन आ गया है, जिसको हम जो अपने यूनिवर्सिटी के रिसर्च है, यहाँ पे ये जो शोध हो रहे हैं, उस शोध का हम दुनिया तक पहुँचाए, उसको ऑनलाइन ले रहा है, वही हमारा यहाँ के एक्सपर्ट का एक डेटाबेस है जो विद्वान डेटाबेस है। तो उसके माध्यम से यहाँ के जो रिसर्च है और जो रिसर्चर है मतलब शोध करता है, उनको उनका काम, उनकी पहचान और उनके बारे में दुनिया तक देने के लिए हमने वो भी एक फैसिलिटी या सुविधा केंद्रीय पुस्तकालय के माध्यम से यहाँ पे तैयार की गई है। केंद्रीय पुस्तकालय में 72,500 के लगभग पुस्तकें हैं, जिसमें से लगभग 60,000 टेक्स्ट बुक हैं और कुछ एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं, डिक्शनरीज़ हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं। इसके अलावा गजेटियर्स, ऑल इंडिया रिपोर्टर के बेक वॉल्यूम्स भी हैं हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट हैं, ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़ एंड जनरल कलेक्शन भी है। हमारे यहाँ 4 मंजिला हमारी लाइब्रेरी है, जिसमें रेफरेंस सेक्शन है, जनरल सेक्शन है, 2 रीडिंग हॉल्स हैं, इसके अलावा थीसिस सेक्शन है, इशू काउंटर है, दिव्यांगजन कक्ष भी है, एक्विजिशन सेक्शन है और प्रोसेसिंग यूनिट भी है। डेली रीडर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेट 400 के लगभग डेली आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, जिनको फ्री वाईफाई फैसिलिटी दी हुई है। वो अपनी रीडिंग सेल्फ स्टडी के लिए भी आते हैं और हमारी बुक्स भी रेफ़र करते हैं। हमारे पुस्तकालय में बहुत ही दुर्लभ और अति प्राचीन ग्रंथ हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं। रामायण है, वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण जो है वो भी हमारे पास संग्रहित है, और इसके अलावा भी बहुत सारी महाभारत की बुक और ये सभी चीज़ें हमारे पास हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी धरोहर है। मन में उजियारा कर ना सके वो सूरज नहीं अंगारा है, वो आखिर सूरज से बढ़कर जिससे मन में उजियारा है। महान साहित्यकार प्रेमचंद जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमारी किताबें, हमारे अक्षर वे कभी मरते नहीं, बल्कि सूरज की ही तरह हमारे जीवन में रोशनी करते हैं, उजाला करते हैं। और यही उजाला फैलता है साहित्यिकी में, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आपको आगे बढ़ने की राह दिखाता है। तो ये राह ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, हम सफ़र बने रहेंगे साहित्यिकी में। लेकिन फ़िलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।